जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये कल एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था। फिजिकल वालों के साथ यूट्यूब पे वीडियो शेयर की थी और ऑनलाइन वालों को कहा था कि 4 वीडियो क्लिप्स मैंने शेयर किए हैं, 4 में से जज्बाती होकर सारे नहीं देखने, कुछ ने सुने जज्बाती होकर सारे ही देख लिए हैं। तो किसने देखे हैं ऐसे जज्बाती होकर सारे ही? एक दो तो देख लिए एक्स्ट्रा, तो सिर्फ एक देखना था। कितने लोगों ने देख लिया क्वेश्चन 18 वाली डिस्कशन? वेल डन। तो क्वेश्चन 18 वाली डिस्कशन आपने जो है वो देख लेनी थी। अच्छा, नहीं देखी आपने? यूट्यूब के ऊपर मिली नहीं? ढूंढी तो ढूंढी नहीं क्या? हाँ, वो माजरत वेबसाइट पे मैं अपलोड अपनी करना भूल गया था लिंक, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख लेना आ जाके। अच्छा, पेज नंबर 60। अच्छा मोहतरम, ये मैंने डिस्कशन तो इसकी अपलोड कर दी है, लेकिन 1-2 मिनट ना सवाल को पढ़ लेते हैं। 16 जून 20 को एक एयरक्राफ्ट था सुकून लिमिटेड का, इसने इमरजेंसी लैंडिंग की नियर फैक्ट्री बिल्डिंग। तो हमारे साल में हादसा हुआ हजरात, 16 जून 2020 हमारे साल में हादसा हुआ। दो ऑल पर्सन्स ऑन बोर्ड वर सेफ, अल्लाह का शुक्र है कोई बंदा मरा नहीं। द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड, लेकिन जहाज आके धड़ाम फैक्ट्री पे किसी गिरा था। पायलट ने खूब कोशिश की होगी किसी मैदानी इलाके में उतारें, लेकिन पायलट नहीं उतार सका तो किसी फैक्ट्री के ऊपर आके गिर गया जहाज। एज अ रिजल्ट, जहाज तो जहाज था ना, एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ। उस फैक्ट्री में जो 2 बंदे काम करने आए हुए थे वो बेचारे जिंदगी से हाथ धो बैठे, एंड 5 वर्कर्स को चोटें आ गई। तो जहाज हमारा है, हमारा जहाज गिर गया है, हमारा जहाज किसी फैक्ट्री पे गिर गया है, 2 वर्कर्स मर गए हैं और 5 वर्कर्स को इंजरी हो गई है। इस हादसे के एक हफ्ते बाद यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जून को हमारे सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्म कर दिया कि हम पे करेंगे। मोहतरम, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है क्योंकि आपने स्टेटमेंट दे दी है, तो इसकी लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड करने पे अल्लाह का शुक्र है आपको मसला नहीं हुआ होगा, मसला नहीं होगा। ये बात तो खत्म हो गई। आगे, साल खत्म होने के 8 दिन बाद, मोहतरम ये एडजस्टिंग इवेंट है, अगर सोल्यूशन में नहीं भी लिखा हुआ तो साल के बाद की डेट उसने डाल दी है, तो क्या हमारे साल कुछ ना कुछ हुआ था ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। साल के बाद क्या हुआ? साल के बाद उस फैक्ट्री का ओनर आ गया, भाईजान हमारे बंदों को तो पैसे दे दिए, लेकिन मेरी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग को आग लगी है वो उसका क्या करोगे तुम? मेरे कमरे जल गए, मेरा गोदाम जल गया सारा, तुम्हारा जहाज गिर गया। ऑन 8 जुलाई 2020 द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन। उसने मुंह खोल के कितना मांगा? 25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेजेस। उसने डैमेजेस की मद में 25 मिलियन मांगा, जुर्माना, कि मुझे जुर्माना तो मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। द केस इज स्टिल पेंडिंग, केस अभी कोर्ट में चल रहा है। लॉयर की एडवाइस है, अब आपने आगे ये देखना है कि ये रिलायबल एस्टीमेट वाली परसेंटेजेस दी हुई हैं या केस हारने जीतने वाली। एक मिनट, ये रिलायबल एस्टीमेट वाली परसेंटेजेस दी हुई हैं या केस हारने जीतने? एक बात मैंने की थी, 80% चांस है कि टीचर जाएगा कराची, वो जाने ना जाने वाली बात थी, जाएगा तो कितना खर्चा होगा वो अलग बात थी। जरा देखना है ये कौन सी वाली परसेंटेजेस हैं। अच्छा, द केस इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर लॉयर का ख्याल है कि देयर इज ए 70% चांस दैट वी विल लूज केस। नहीं, देयर इज 70% चांस दैट अमाउंट विल बी 20 एंड 30% चांस दैट अमाउंट विल बी 15। तो बताएं ये परसेंटेजेस रुपीस के साथ मिल रही हैं, तो मोहतरम केस हारना ही होगा, तो लॉयर इतनी परसेंटेजेस लगा रहे हैं। अब ये ना कहिएगा सर आपको कहां से पता चले केस हम हार रहे हैं? हाँ, वाज़ेह तौर पे कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन लॉयर का ख्याल है कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, वुड बी देने पड़ेंगे, तो वो एस्टिमेट ने लगा के दे रहे हैं ना। अच्छा, अब एक छोटी सी माजरत आपसे करनी थी। असल में ये मैंने लास्ट टाइम वाली डिस्कशन अपलोड की थी, तो लास्ट सेमेस्टर में मैं जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने पे ज्यादा जोर दिया करता था, और आपको तरीके मैंने इसके 2 बताए हैं कैलकुलेशन के। 2 तरीके बताए कैलकुलेशन के। एक तरीका मैंने ये बताया था 20 पे 70% लगा दें और 15 पे 30% लगा दें, और इसका मैंने नाम रखा था, अगर याद हो, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और मैंने सोल्यूशन भी जो वीडियो बनाई है उसमें इसी तरह लास्ट वालों को कराया था, वही आपसे शेयर कर दिया। लेकिन अगर आप इस किताब का सोल्यूशन देखें तो वो हमारे पैटर्न के ऊपर ही है जो हमने डिस्कस की थी। बेहतर है दूसरी मेथोडोलॉजी जो आईकेएफ जरा ज्यादा पसंद कर रहा है मैंने आजकल, वो ये है कि 20 मिलियन देने का 70% चांस है, तो बस 20 मिलियन की लायबिलिटी ही बुक कर लें। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली? 20। तो 25 में से कितना देने की, कितने की प्रोविजन बनाएंगे? 20 की। डन। तो एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 20 से। और ऊपर की भी प्रोविजन आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो जो एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं। 8 बनी थी टोटल, सबको मिला मिलू के। अच्छा, ये 2 एंट्रीज डन हो गई। आगे यार, अगली बात यह है कि ये जो हवाई जहाज था ना जो स्ट्राइक किया बिल्डिंग में, वो हवाई जहाज हमारा नहीं था, वो हवाई जहाज हमने किसी लेसर से लिया हुआ था। उस लेसर ने एग्रीमेंट में एक बात डाली हुई थी कि हवाई जहाज तबाह भी हो गया ना तो तुम किराया मुझे देते रहोगे, जब तक मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योरेंस ना दे दे तब तक तुम मुझे किराया देते रहोगे। समझे बात? दोबारा, बड़ी मजे की बात है, सादा सी बात है। ये जहाज हमारा नहीं था, पीआईए का, मिसाल के तौर पे नहीं था, ये जहाज पीआईए का नहीं था, ये जहाज हमने किसी लेसर से लिया हुआ था। तो लेसर से हमने जहाज लिया हुआ था, तो लेसर ने मुझे कहा था जहाज तबाह भी हो जाए तो मुझे किराया देते रहोगे। लेकिन उसने एक बेनिफिट वाली हमारी बात डाली हुई थी
कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से लड़के, हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई, हम तो लेसी हैं, हमने क्यों इंश्योरेंस करानी है, तो पराई चीज है हमारी। उसने कहा मेरी इंश्योरेंस कंपनी जब तक मुझे पैसे ना दे देना तब तक तुम्हें किराया देना पड़ेगा, चाहे जहाज फारिग भी हो जाए। अब आप हमारे जूते पहन के सोचें, 16 जून को जहाज फारिग हो गया है। अब जब जहाज ही फारिग हो गया तो फ्यूचर में इफ आई कैंसल वाली क्लॉज तो है नहीं एग्रीमेंट में, इफ आई ऑनर तो इनफ्लोज आने नहीं, क्योंकि किसी सवारी ने जहाज में बैठना नहीं, जहाज ही नहीं है, इनफ्लोज नहीं है। तो फ्यूचर में सिर्फ क्या है, आउटफ्लोज हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेंट। वो मैंने रेंट कब तक देना है? जब तक लीज खत्म ना हो जाए या जब तक लेसर को उसकी इंश्योरेंस कंपनी ऑनर ना कर दे। तो ये बात थी सारी। ड्यू टू द एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली एसएल कैन नॉट यूज द एयरक्राफ्ट। इसका मतलब है सवारियों से इनफ्लोज जीरो है। अब 16 जून के बाद तो जहाज हम चलाएंगे नहीं ना। अब इसमें 16 जून से 30 जून तक का अगर कोई किराया बनता है तो वो तो वैसे ही खर्चे में चला गया होगा, क्योंकि 30 जून तो मेरा ईयर एंड आ गया है। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में देखना होता है ईयर एंड के बाद का खर्चा। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज फॉर 10 मंथ्स एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर। हमारे साल के बाद कितने महीने रह गए हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बजाहिर हमने 4 महीने का किराया देते रहते अगर जहाज तबाह ना होता। एज पर द लीज एग्रीमेंट इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट एसएल इज रिक्वायर्ड टू पे द किराया। लेकिन कब तक? लीज एक्सपायरी तक नहीं, जब तक लेसर को उसकी इंश्योरेंस कंपनी पैसे ना दे दे। और लेसर को उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने 31 अगस्त को पैसे दे दिए तो 31 अगस्त तक का किराया फिर हमें देना पड़ेगा। पूरे जुलाई का किराया देना पड़ेगा, पूरे अगस्त का। तो 2 महीने के किराए की लायबिलिटी बुक करेंगे। सितंबर अक्टूबर का किराया क्यों माफ हो जाएगा? क्योंकि उसको उसकी इंश्योरेंस कंपनी लिफ्ट करा देगी। तो दैट वाज ऑल। अच्छा, हाँ, वेल डन, एक्सेलेंट। अच्छा मोहतरम, अब अगली बात मैंने ये करनी थी कि आज तो मैंने ये सवाल डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इसमें वीडियो में भी थोड़ा सा एक इशू था, वो मैंने आपसे शेयर करना था। कल डिस्कस नहीं होगा। कल आपका होमवर्क है पास पेपर का क्वेश्चन 1, तो पास पेपर का क्वेश्चन 1 पढ़िएगा और पढ़ के जो है वो फिर वीडियो अटेंड कीजिएगा। 4 वीडियोस अपलोड हुई है, 4 में से सिर्फ अभी मैं एक और आज करने को कह रहा हूँ, डेट इज पास पेपर क्वेश्चन 1। उसकी डिस्कशन कोई 25-26 मिनट की है शायद। तो बहरहाल जब आप सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह कंफर्टेबल फील करेंगे, और उसमें भी इंशाल्लाह आधे से ज्यादा सवाल आपका सही पहले ही हो जाएगा। जब आप पढ़े होंगे तो आधे से ज्यादा सवाल आपका खुद ही सही हो जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ओके, अच्छा जी, कल हम एक सवाल कर रहे थे, एक्सचेंज रेट वाली बात कर दो, लेकिन उसने डाटा नहीं दिया हुआ, बस कर दो। क्वेश्चन नंबर, वो पेज नंबर कौन सा था? अच्छा जी, पहले आप ऐसे करें, पेज 19 पे आए। पेज नंबर 19 पे, पेज 20 पे भाई प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट कंटिजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं होती, डिस्क्लोज होता है। वर्चुअली सर्टेन की रिसीवेबल डेबिट कंटिजेंट एसेट की। प्रोविजन रिवर्सल, अगर रिवर्स करनी पड़ जाए प्रोविजन डेबिट और प्रोविजन पे हो जाए, जिसे यूज ऑफ प्रोविजन पे कहा था। और डिसमेंटलिंग की एंट्रीज, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, और जब कभी डिसमेंटलिंग हो 5-6 साल बाद, प्रोविजन डेबिट। ये कौन सा पेज है? पेज 20। तो एट कॉस्ट मॉडल, सही कह रहे हो। तो ये प्रोविजन की मोहतरम एंट्रीज हैं। इसमें मुझे ऐसी प्रोविजन बता दें जो कैपिटलाइज होती है, डिसमेंटलिंग। बाकी प्रोविजंस कैपिटलाइज नहीं होती। बाकी तो किस में जाती हैं? प्रोविजन फॉर वारंटी कहां जाती है? एक्सपेंस में। लीगल केस वाली प्रोविजन कहां जाती है? एक्सपेंस में जाती है। तो सारी चीजें एक्सपेंस में जाती हैं सिवाय किस प्रोविजन के? डिसमेंटलिंग की प्रोविजन। क्लियर? ओके। अच्छा जी, कल अब जो सवाल चल रहा था, अच्छा यार, इसमें ये जो बन रहा होता है ना हमारी नोट का न्यूमेरिकल वाली साइड, कल नोट हमने बनाना सीखा था,
नोट की जो न्यूमेरिकल वाली साइड बन रही होती है उसमें सिर्फ प्रोविजंस जानी होती हैं, यानी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट या प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट, उसमें वर्चुअली सर्टन एसेट कहीं नहीं जाना होता। तो सबसे पहली बात ये लिख लें, वर्चुअली सर्टन एसेट प्रोविजन के न्यूमेरिकल नोट में कहीं नहीं जाना। वर्चुअली सर्टन एसेट प्रोविजन के न्यूमेरिकल वाली साइड पे नहीं जाना, प्रोविजन के नोट की न्यूमेरिकल वाली साइड पे नहीं जाना। वर्चुअली सर्टन एसेट प्रोविजन के नोट की न्यूमेरिकल वाली साइड पे कहीं नहीं जाना। पे नहीं जाना। अच्छा देखें जी, असल में यार प्रोविजन का नोट क्या होता है? प्रोविजन का नोट होता है प्रोविजन का टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बना देना। अब जरा मुझे बताते रहे प्रोविजन के नोट में क्या जाएगा? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होने की वजह से प्रोविजन प्लस होगी। इस एंट्री, ये तो आगे कुछ है ही नहीं ना, ये एंट्री ये मैंने मना कर दी है, ये भी कोई नहीं। क्या प्रोविजन अगर कम होगी तो प्रोविजन डेबिट कम नेगेटिव के साथ शो करना पड़ेगा? क्या अगर प्रोविजन पे हो गई, जैसे कल वारंटी पे हो रही थी, तो ये शो करना पड़ेगा? क्या अगर डीकमीशनिंग की प्रोविजन है तो ये रिकॉर्ड होगी, प्रोविजन बढ़ेगी? क्या इंटरेस्ट की वजह से प्रोविजन बढ़ेगी? क्या जब डिसमेंटलिंग हो रही होगी प्रोविजन कम होगी? तो जहां जहां एंट्री में प्रोविजन का लफ्ज आता है और वो क्रेडिट हो रहा है तो नोट में वो प्लस हो जाएगा, और जहां जहां एंट्रीज में प्रोविजन का लफ्ज आ रहा है और वो माइनस हो जाएगा। तो प्रोविजन के नोट का क्या मतलब बना कि जहां जहां प्रोविजन का लफ्ज एंट्री में आए, क्रेडिट हो तो नोट में और डेबिट हो तो नोट में, तो प्रोविजन के नोट का मतलब ही है कि प्रोविजन वाली एंट्रीज करनी है, बस सिर्फ प्रोविजन वाली एंट्रीज करनी है। क्लियर? और यही कल भी किया था। इसके अलावा अगर और कुछ है, जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट, वर्चुअली सर्टन, कोई भी चीजें हैं, उनको नोट में नीचे इंग्लिश में डाल दें। कैसे? सवाल से इंग्लिश उठा के। कैसे डालें उन्हें नोट में? सवाल से इंग्लिश उठा के। ओके, आप जी सवाल खोलते हैं और सवाल खोल के जो है वो देखते हैं जो हमने अंग्रेजी कल लिखते लिखते छोड़ दी थी लिखनी, कि उस अंग्रेजी को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, इतना पोर्शन कल मैंने आपको करवा दिया था नोट का, वारंटी वाला भी हो गया था, हमारा लीगल क्लेम भी हो गया था और ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। इतना सा पोर्शन आपको करवा दिया था। बाकी अंग्रेजी क्या है? पहला आइटम क्या है जी? वारंटी, हल्की सी अंग्रेजी। द कंपनी ग्रांट्स वारंटीज ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स। अच्छा, अगला क्या था? वो जो हमारा ट्रांसफार्मर एक्सप्लोड कर गया था जिसकी वजह से नुकसान हुआ था। द लीगल क्लेम प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम मेड बाय कस्टमर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट सप्लाइड बाय कंपनी, और इसमें कॉन्टिंजेंट एसेट था। अब क्या लिख के आए कि कॉन्टिंजेंट एसेट का एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट और इसकी नेचर बता दो, या अब नोट मांगे नेचर बता के आए? अब नेचर लिखेंगे या ये लिखेंगे यूजर को नेचर बताओ? अब ये नहीं लिखेंगे कि यूजर को नेचर बताओ, अब इस तरह नहीं लिखेंगे आ कंटिंजेंट एसेट लिखें और आगे आ कंटिंजेंट एसेट विल बी डिस्क्लोज्ड गिविंग द नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अब ये नहीं लिखेंगे। अब ये एक्सप्लेन वाला सवाल नहीं आएगा आपका। अब ये कौन सा वाला सवाल है? डिस्क्लोज वाला। तो फिर कंटिंजेंट एसेट जो कल बना था वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। वो ये था कि हमने भी किसी के खिलाफ आगे केस कर दिया था और हमारे लॉयर को अच्छा चांस लग रहा था कि पैसे आ जाएंगे, तो हमने क्या डिसाइड किया था? डिस्क्लोज करें कंटिंजेंट एसेट। तो अब वो सारी सवाल वाली अंग्रेजी लिख के आ जाए। The company is making a claim against the supplier. These components led in the part for which a provision has been made. ऊपर provision होगी, legal advice is that this amount is likely to exceed and should amount for 40% of total claim. Therefore इसको कैसे disclose कर दें? Contingent asset. तो अब इसकी नेचर बता के आए या सिर्फ ये लिखा है यूजर को नेचर बतानी है? नेचर बता के आए, क्योंकि आप क्या मांगे? एक्सप्लेनेशन मांगी है या डिस्क्लोजर नोट बनाने को मांगे? और ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी एक लाइन, द प्रोविजन फॉर ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 18 मंथ्स फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी थोड़ी नेचर बतानी होती है वो सारी। तो ऊपर जितना डेटा लिखा है उसको अब नीचे आपने इंग्लिश में बता के आना है। अच्छा, अब इन द एंड मुझे बता दें यहां से यहां तक क्या बनाना है? सिर्फ प्रोविजन के डेबिट क्रेडिट, बस। दूसरी बात बता दें, यहां से यहां तक क्या बनाना है? अगर प्रोविजन है तो उसकी भी अंग्रेजी लिखाएं सवाल से उठा के। अगर कॉन्टिंजेंट एसेट है उसकी भी लिखाएं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है उसकी भी लिखाएं। जो भी चीज सवाल के अंदर आ रही है, चाहे कॉन्टिंजेंट एसेट है, चाहे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, चाहे प्रोविजन है, सबकी इंग्लिश एज इट इज सवाल से एक एक दो दो लाइन उठा के लिखते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। और ये कब बनाना पड़ेगा?
प्रिपेयर द प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज नोट्स। जब पेपर में क्या मांग ले, नोट मांग ले। क्लियर? अच्छा यार, अब आप जरा चैप्टर के टॉप से आ जाएं, पेज 1 से चलना शुरू करें। वन टू थ्री कुछ चीज ऐसे नजर पड़ी तो फ्यूचर इवेंट्स, वो जो मेट्रो ट्रेन वाली बात की थी, ऑरेंज ट्रेन वाली, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये सारा हो गया। चलते रहें, कहीं कुछ रुकने की जरूरत हुई मैं खुद बताऊंगा। रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, इसके पैराज हो गए, ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, वारंटी, फ्यूचर रिपेयर क्या था, वो जो लाइनिंग और ओवरऑलिंग, वो आपको बता दिया था। ये सब मिक्स एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, इसकी जगह कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, वर्चुअली सर्टेन एसेट, कॉन्टिंजेंट एसेट, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, इसको भी छोड़ें। जनरल एंट्रीज हो गई, ये IFRS पार्ट बी हो गया, इसकी एग्जांपल्स कुछ करवाई थी आपको। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट डाउन इन पेपर। कोशिश करें इन अंग्रेजियों को थोड़ा थोड़ा याद कर लें। बाकी रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की अंग्रेजी तो स्टैंडर्ड में भी दी हुई है, वो वहां से भी आप देख सकते हैं, और प्रोविजंस की अंग्रेजी भी स्टैंडर्ड में दी हुई है। बाकी ये स्पेसिफिक कुछ चीजें, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजों की अंग्रेजी भी स्टैंडर्ड में दी हुई है। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गई थी फ्रिक 1 के ऊपर, और एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हो गए थे, इनकी एग्जांपल्स हो गई थी। ये आपको याद होगा भाईजान, एडजस्टिंग इवेंट की एंट्री करते हैं, नॉन एडजस्टिंग अगर मटेरियल हो तो, और इमटेरियल हो तो नो डिस्क्लोजर नो एंट्री। गोइंग कंसर्न जनरल रूल की एक्सेप्शन थी, अगर गोइंग कंसर्न हिट हो जाए साल के बाद भी तो उसे हमारे साल में लाके एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी, जनरल डिस्क्लोजर्स किसी को याद हो, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के बताए थे किस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज किए हैं डायरेक्टर्स ने और किस ने ऑथराइज की हैं, और ये गोइंग कंसर्न था। बस ठीक है, ओवर। आज आपका होमवर्क है पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 IAS 1037, और इसकी डिस्कशन अपलोडेड है मोहतरम, कल वाली भी अब आपने लेनी है। ओके, ये अपलोडेड है ऑलरेडी। वैसे कितने लोगों ने ले ली है पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 भी ले लिया, हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ जज्बाती भी होते हैं लोग। अच्छा, पहले डिस्कशन लेते हैं या पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर खुद ट्राई कर? आखिरी चैप्टर निकाल लें। आखिरी चैप्टर पेज नंबर 374 है, पेज 374 IFRS 9। ये आज हल्की सी आंच पे पढ़ना है हमने, सादा सी चीजें, ऑलमोस्ट इंट्रो की क्लास वाली एंट्रीज हैं, तो इसको जरा तसल्ली से आपने यहाँ समझना है। फिर कल से जब डिबेंचर्स की अकाउंटिंग शुरू होगी ना, फिर जरा ज्यादा अटेंशन आपकी चाहिए होगी। फिलहाल शेयर्स का खरीदना है। अच्छा मोहतरम, सब्सिडरी का बनी थी जब आपने कितने % शेयर्स बाय किए थे? मोर देन 50%। और अगर 20 से 50 बाय किए थे, एसोसिएट बनी थी। सब्सिडरी बनी थी तो उसके सारे एसेट लायबिलिटीज कंसोलिडेट कर लिए थे, एसोसिएट बनी थी तो उसके सिर्फ प्रॉफिट्स पे नजर रखी थी। लेकिन जब अगर PTCL के शेयर्स कोई पेल कंपनी खरीद ले, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, पेल ने PTCL के 200 शेयर खरीद लिए, तो आपका क्या ख्याल है, 50 से ज्यादा शेयर खरीद लिए होंगे, सिर्फ 200 शेयर खरीदे, और पेल ने कोई 1-2%, 3% भी नहीं होंगे शायद ये 200 शेयर्स, तो पेल ने थोड़े से शेयर PTCL के खरीद लिए, तो ना ये हमारी सब्सिडरी बनी ना एसोसिएट बनी। बस सिंपल सी एंट्री, शेयर खरीदने की एंट्रीज करवा दें, वो करनी है आज। बोलें इन्वेस्टमेंट, डेबिट, और ये वो आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोगों को आदत होती है शेयर खरीदने की, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोल के बैठे होते हैं, शेयर खरीद रहे होते हैं, तो ये वो वाले शेयर खरीदने की बात हो रही है। थर्ड रो में जगह बना दें। अच्छा भाई, इसमें अब तसल्ली से बात सुन लें, ये बात जो है ना हमारी 1-2 मिनट हर क्लास में ले जाया करेगी। ICAP ने ये 11 जनवरी को अभी सप्लीमेंट इशू किया है, जिसमें उसने बताया कि IFRS 9 में जो डिस्पोजल है शेयर्स की, शेयर्स का बेचना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हर सवाल के नीचे ना डिस्पोजल की एक एंट्री हुआ करेगी, जो अब मुझे कटवानी पड़ेगी। तो इसलिए हर सवाल में कुछ चीजें मैं कटवा दिया करूंगा, फिर हम सवाल शुरू किया करेंगे। हाँ जी, तो इसको मोहतरम काट दें, एडजस्टमेंट नंबर 5 काट दें। अब सवाल आसान हो गया, पहले 12 मिनट में होता था, 5-7 मिनट में हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन 1, तो शेयर्स का बेचना हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ शेयर्स का खरीदना और महंगा होना। भाईजान आप जहन में ले आए आप भैंस की मिसाल, भैंस भी साल के एंड पे महंगी हो जाती थी तो एंट्री करते थे, लेकिन उस स्टैंडर्ड में फर्क समझे। उस स्टैंडर्ड के अंदर
जब आप गाय को या जानवर खरीदते थे तो खरीदते ही आप रिकॉर्ड करते थे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, यहां आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे खरीदते ही। अभी सारी बातें देखते हैं। और यहां साल के एंड पे अगर महंगे हो जाएंगे शेयर्स तो उसी तरह रिवैल्यू करेंगे शेयर्स को, लेकिन फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे नहीं लेके जाएंगे, बस फेयर वैल्यू पे चलेंगे। तो उस स्टैंडर्ड IAS 41 में चीजों को किस पे रखते थे, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे या फेयर वैल्यू पे, लेकिन इस स्टैंडर्ड में चीजों को फेयर वैल्यू पे। हर स्टैंडर्ड का अपना मॉडल है, अपनी लॉजिक है, अपनी रीजंस है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इन्वेस्टेड 200 शेयर्स ऑफ PTCL एट अ कॉस्ट ऑफ 16 पर शेयर। तो एंट्री कर दें जी। ये मैं सवाल की रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करने लगा हूं, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट ए अभी मैं पढ़ नहीं रहा, रिक्वायरमेंट ए भी पढ़ नहीं रहा। चलें जी, शेयर खरीदने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश। जैसे उस क्लास में पहली एंट्री हुई थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। आदत डालें पहले क्वांटिटी लिखने की। इसके जेब में पैसे पड़े हुए थे कुछ, तो 200 शेयर खरीद लिए। एक शेयर कितने रुपए का, 16 रुपए का खरीदा। 200 शेयर 16 रुपए के एतबार से खरीदा। ये नवंबर 17 के अंदर एंट्री होगी, नवंबर 2007। चलिए जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड टू ब्रोकर वाज 300। इसका मतलब बताएं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड टू ब्रोकर का क्या मतलब है, जिससे आपने शेयर खरीदवाए उसको 300 रुपए दिए, ये एक्सपेंसेस में जाएगी। बिल्कुल सो नॉर्मल एक्सपेंसिव, ये कैपिटलाइज नहीं होगी भाई, ये एक्सपेंस में जाएगी। एक्सपेंस डेबिट क्या चीज है ये, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। IAS 16 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती थी, यहां कैपिटलाइज नहीं होंगी। मोहतरम, साल के एंड पे शेयर मोटे और महंगे होंगे या सिर्फ महंगे होंगे, महंगे या सस्ते होंगे, मोटे नहीं हो सकते शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ PTCL, वो शेयर जो हमने कितने का खरीदा था, 16 का। माशाल्लाह माशाल्लाह, साल के एंड पे कितने का हो गया, 22 का हो गया। अब यार आप वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ना टी काउंट बनाता हूं, जिस तरह हम टी काउंट बनाते हैं IAS 21 में, जिस तरह IAS 21 में टी काउंट बनाते हैं उस तरह मैं टी काउंट बना रहा हूं, वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं जी। वर्किंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये वाली एंट्री पोस्ट करें। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने का खरीदा, 200 शेयर 16 का खरीदा एक, तो टोटल क्या हो गया, यही 3200 डेबिट में लाके मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा, अब जब मेरा ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2007 को, तो महंगा हो जाएगा, कितने पड़े हुए और 16 रुपए से बढ़ के कैरी डाउन आता है ना, एसेट्स का कैरी डाउन आता है। 200 जरब बता दें जी, 3200 वाली चीज कितने की हो गई, 44। तो फेयर वैल्यू गेन ये आपका जाएगा P&L में। कहां जाएगा, P&L में। फेयर वैल्यू गेन ये आपका P&L में चला जाएगा, कितना, 1200। एंट्री जरा बताएं फेयर वैल्यू गेन, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन इन P&L क्रेडिट। 31 दिसंबर 7 वर्सेस वाली कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की है, 3200 वर्सेस 4400। देखें 3200 वर्सेस 1200 का गेन आ गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन P&L। चलें अगले साल की एंट्री कर दें, सवाल की रिक्वायरमेंट खत्म हुई। लियो भाई कैमरा, यार अगले साल के एंड पे शेयर क्या हो गया, सस्ता हो गया, 18 रुपए का हो गया, ले जाओ उधर। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही समझने के लिए अगला साल में शुरू करने लगा, इसलिए ब्लू मार्कर पकड़ा हूं। 2007 खत्म हो गया, आप कौन सा साल है जी, 2008। तो यकम जनवरी 8 ब्रॉड डाउन 4400 जी।
31/12/8 को हमारे पास शेयर बिका या पड़े पड़े महंगा हो गया? पड़े पड़े सस्ता हो गया, पड़े पड़े सस्ता हो गया। पहले क्वांटिटी लिखा करें, क्वांटिटी 200 इंटू 18, वही वर्सेस वाली कैलकुलेशन। 4400 वाली चीज कितने की हो गई? फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग P&L में जाएगा। फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग P&L में जाएगा। कितना जी? 800। एंट्री जरा ट्राई करें, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट और P&L डेबिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट P&L डेबिट। ये ब्लू मार्कर से अगला साल 31/12/8। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जी। जी 2007 का कैरी डाउन बता दें यार। एक मिनट पहले देख लें जरा, एक मिनट लिखना छोड़ देना। 2007 का कैरी डाउन बता दें। 4400 3600। P&L 2000। फेयर वैल्यू जैसे मर्जी लिख दो यार, गेन स्लैश लॉस लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। तो 2007 में क्या आया? 1200 का गेन, 2008 में 800 का, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए 300 रुपए। ये किस साल आई है? 2007। हर टाइम चेंज नहीं होती शेयर की वैल्यू, मुझे पता है हर टाइम चेंज होती है, लेकिन हम साल के एंड पे चेंज किया करेंगे जब बैलेंस शीट बना रहे हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जब आप शेयर खरीदने जाएं तो ब्रोकर को या डीलर को उसकी फीस पे करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। IFRS 9 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आप आ जाएं। 2009 का नहीं सॉल्व करना, पता नहीं कैसे आपने कहा, मैंने तो लाइन काट दी है। किसी को नजर आ रहा है 2009? अगर अभी भी किसी को तसल्ली नहीं है तो लाओ जरा इधर कैमरा हो जाए आज, और अगर फिर भी किसी को तसल्ली नहीं है तो ये लो। कहाँ है 5वां पॉइंट? पता नहीं, आपकी किताबों पे होगा, मेरी पे तो नहीं है। क्वेश्चन 2 नहीं मोहतरम, रिक्वायरमेंट ए अभी मैंने पढ़ी नहीं, अब मैं रिक्वायरमेंट ए पढ़ने लगा हूं, फिर मैं रिक्वायरमेंट बी पढ़ूंगा। रिक्वायरमेंट ए हमारी खत्म हो गई, तो बता दें जी क्या क्या हुआ। शेयर खरीदा 16 रुपए का, खर्चा बुक करेंगे 300 का। 16 रुपए वाला शेयर महंगा हो गया तो पहले साल गेन आया, और फिर सस्ता हो गया तो दूसरे साल लॉस आया। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज हेल्ड फॉर, मींस हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टर्म पर्पस। अच्छा ये इसको छोड़ें, बी रिक्वायरमेंट को, और ए को भी अभी छोड़ें। मुझे ये बता दें, ऐसी बात कर रहा हूं, क्या एक पॉसिबिलिटी है कि हम गेन को ओसीआई में भी ले जाएं? वैसे बात कर रहा हूं, ओसीआई में ले जाएं। अगर हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर खरीदे हो तो एक तो होता है ना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी प्राइस लगी बेच देंगे, एक होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि अच्छी प्राइस लग भी गई तो बेचेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म शेयर्स को रखने की नियत है, तो फिर शायद गेन कहां जा सकता है? ओसीआई में जा सकता है। तो इन्हीं एंट्रीज को कर लेते हैं, लेकिन गेन कहां ले जाएं? ओसीआई, P&L की जगह ओसीआई। तो इसी सवाल को सॉल्व करें, लेकिन अभी मैं रिक्वायरमेंट बी आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि वो भी आपको समझ नहीं आएगी। चलें जी, अब हम गेन्स को कहां लेके जाने लगे हैं? ओसीआई। जी जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, अभी सब्र कर जाए थोड़ा सा। अब हम ओसीआई में गेन्स को लेके जाने लगे। इसी सवाल को दोबारा पढ़ें जी। कितने शेयर बाय किए? 200। इंशाल्लाह हमारी 15 मिनट बात होगी कब गेन को P&L में लेके जाने, कब ओसीआई में, आज ही की क्लास में। कितने शेयर खरीदे, कितने रुपए के एतबार से? लेकिन जब आप गेन को ओसीआई में लेके जाया करेंगे ना, तो फिर मोहतरम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया करेंगे, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया करेंगे, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में कहीं, फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के एतबार से चीजों को सोचेंगे, और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बोलें क्या किया करेंगे। जैसे आप मॉडल नहीं सीख रहे होते थे FIFO वेटेड एवरेज, तो समझ लें पहले हम गेन्स को किस में ले गए हैं? P&L में। अब हमने गेन्स को कहां लेके जाने? तो ओसीआई में आपने देखते रहने कहां कहां ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आ रहे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा चीजों में। चलें जी, सबसे पहले नवंबर 2007 को मैं एंट्री करूंगा शेयर खरीदने की।
बोले जी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये शेयर खरीदने की एंट्री, जैसे बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। कितने शेयर खरीदे? 200। कितने रुपए का? क्या प्राइस आ गई? 30 प्लस 300, ये नहीं बात आ गई, प्लस 300 इज इक्वल टू 35। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड, हियर इट वाज एक्सपेंस्ड आउट। जी बताएं। 35। अब देखते हैं जी साल के आखिर में क्या बना। वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। थोड़ी देर पहले तक हम गेन्स को कहां लेके जा रहे थे? इस पूरे मॉडल का नाम क्या है? ना, इस पूरे मॉडल का नाम क्या है जो हमने किया है अभी? फेयर वैल्यू को रूट कराओ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। बोलें, फेयर वैल्यू को रूट कराओ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और अब हम क्या करने लगे हैं? फेयर वैल्यू को रूट कराओ थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू को रूट कराओ थ्रू, ये देखें एसओसीआई में पी एंड एल भी होता है, ओसीआई भी होता है। पी एंड एल से रूट करा चुके हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? पी एंड एल से ना रूट कराओ, बारों बार ओसीआई से रूट कराओ, लेकिन वो भी हम करने लगे हैं। ओके, बताएं जी, ये तो 3500 इधर वाला लिख लो ना, मैं 3500 यही वाला। अब बता दें जी 31 दिसंबर 7 को शेयर कितने रुपए का हो गया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की आप टेंशन छोड़ दें, कैपिटलाइज होगी बस, आगे नहीं टेंशन लेंगे इसकी। 22 रुपए का हो गया शेयर। कितने शेयर हैं हमारे पास? 200 जरा 22 40। जो भी गेन आ रहा है उसे कहां डालें? पी एंड एल में या ओसीआई में? इसका नाम क्या रखें? एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इसका कोई डिफरेंट नाम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नहीं करेंगे। उधर की एंट्री होती थी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, तो एसेट की जगह, रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व। रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह क्या लफ्ज यूज होगा? फेयर वैल्यू रिजर्व। रिजर्व वैसे भी इक्विटी टाइप कोई चीज लगती है, फेयर वैल्यू रिजर्व। तो ये एंट्री बैकएंड पे ज़हन में रखिएगा आज के बाद, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू रिजर्व? फेयर वैल्यू रिजर्व। देखते रहिएगा, मैं 3-4 लफ्ज लिखने लगा हूं। फेयर वैल्यू रिजर्व। गेन आ रहा है, लॉस? गेन आ रहा है। क्या आ रहा है? बैलेंसिंग आ रहा है जी, बैलेंसिंग आ रहा है। 4400 माइनस 3500। इस गेन को कहां ले जाना है? ओसीआई। डन। कोई ज्यादा बातें तो नहीं लिखनी। अकाउंट का नाम बोलें। 3500 और 4400 क्या आ रहा है? गेन क्या आ रहा है? कहां लेके जाना है? कितना? डन। अब एक और बात सुन लें, पेपर में ये टी काउंट आपने पूरा नहीं बनाया करना। बेशक यहाँ गेन का लफ्ज लिख दीजिएगा, पेपर में काम चलेगा। पेपर में तो ऐसे ही ये रफ वर्किंग टाइप चीज है, फेस पे फिर आपने एंट्रीज प्रॉपर करनी है, लेकिन अपने समझने के लिए ये अल्फाज जरूर लिख लें। एंट्री बोलें जी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट टाइप कोई एंट्री बोलें। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। जी बोलें। कुछ भी नहीं हुआ किसमें? हाँ, तो वो 900 में निकल गया, जो भी हुआ 900 की फिगर डिफरेंट हो जाती है अगर 300 ना होता तो। अच्छा, अब मोहतरम, इस पैटर्न में मैं साथ साथ पी एंड एल बैलेंस शीट आपको बना के देने लगा हूं ताकि बातें समझ आए। तो साथ साथ जो है वो पी एंड एल एक साल का बना लेते हैं और बैलेंस शीट फिर अगले साल की तरफ मूव करते हैं। तो अगले साल के टी काउंट के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं और मैं नीचे बैलेंस शीट और पी एंड एल बना देता हूं। इधर भी यही किया था, बैलेंस शीट और पी एंड एल। चलिए जी, बैलेंस शीट किस साल की? 2008 की और 2000 फिलहाल मैं 7 की बनाऊंगा जी। एसेट्स में क्या आ जाएंगी? इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, कैरी डाउन आएगा 44। डन। अच्छा, कोई भी चीज ना आपने इधर से उधर कंपेयर नहीं करनी, बस हर मेथड अपना ही है, उसको अपने तरीके से लेके चलेंगे, आसानी होगी। कंपैरिजन करना वो मैं खुद बताऊंगा। बैलेंस शीट में यार एक और चीज आएगी,
इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व। लेकिन अभी इक्विटी की टेंशन ना लें आप, इक्विटी की टेंशन ना लें, यहां एज ऑन टाइप चीजें आती हैं, अभी ये फॉर द ईयर है, अभी इक्विटी की टेंशन ना लें, यहां एज ऑन टाइप चीजें आती हैं, ये अभी फॉर द ईयर मुझे आया है गेन, फॉर द एग्जैक्ट ये फॉर द ईयर है, इसलिए अभी बैलेंस शीट की टेंशन ना लें। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स एसओसीआई। एसओसीआई हैज टू पार्ट्स, P&L एंड OCI। P&L में तो कुछ भी नहीं जाना, P&L की टेंशन नहीं है, P&L की लाइन डाल के मैंने फारिग कर दिया। अब क्या लिखूं? OCI। फेयर वैल्यू गेन लिख दें, कोई मसला नहीं, गेन आ गया गेन लिख दें, लॉस आ गया लॉस लिख दें। गेन फॉर द ईयर बता दें, फॉर द ईयर कितना? 900। फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू P&L? फेयर वैल्यू थ्रू। अब सारे आधे मिनट के लिए चेहरा शरीफ ऊपर रखें। आई एम वेरी लकी कि एज ऑन रिजर्व भी 900 ही है, क्योंकि पहली दफा आया, तो फॉर द ईयर भी 900 है और एज ऑन भी। तो हम ना एक चीज चलाया करेंगे साथ साथ, वो होगा फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस। वो क्या होगा? फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस। बैलेंस हुआ होते आपको पता है एज ऑन, तो एज ऑन फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है क्रेडिट में 900। क्रेडिट में कितना बैलेंस नजर आ रहा है? 900। ये जो बैलेंस है इस साल का कैरी डाउन है, ये अगले साल का। तो जो बैलेंस शीट जब मैंने बनानी होगी, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं ब्लू मार्कर से इधर एक नई लाइन डाला करूंगा, जो इस एंट्री की नरेशन नहीं है। नरेशन तो इस एंट्री की है, फेयर वैल्यू गेन आया, इस एंट्री की नरेशन नहीं है। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक हल्का सा हिंट है मेरे लिए, एग्जाम हिंट समझ लें। तो व्हाट इज खुशी फॉर द ईयर, व्हाट इज खुशी एज ऑन, व्हाई दीज आर इक्वल? बिकॉज इट इज, ये जो ब्लू मार्कर वाली चीज है ये जाया करेगी बैलेंस शीट में। आप बता दें जी व्हाट इज बैलेंस एज ऑन, और ये इंशाल्लाह आपको अगला साल जैसे ही आएगा ना, आई होप आपको बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो व्हाट इज बैलेंस एज ऑन, ये मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं क्योंकि यहां से मैंने ब्लू मार्कर से इसको लेके गया। तो OCI में क्या जाएगा? फॉर द ईयर। और बैलेंस शीट में, और जो बच्चे ये पूछे ना कि सर डबल डबल आप लेके जा रहे हैं, ओ भाई खुदा के लिए इंट्रो या FR1 आपने पढ़ी हुई है, जो प्रॉफिट आता है ना पैट, वो भी पहले P&L में नजर आता है, बाद में पैट रिटेन्ड अर्निंग में जाके पार्क हो जाता है। तो मोहतरम ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई डबल डबल चीज लिख रहा हूं, P&L की चीजों को बैलेंस शीट में पार्क कर रहा हूं आपके सामने। अगला साल अल्लाह का शुक्र है 90% बच्चे खुद ही करवा देते होते हैं। अगले साल में पहले आप, अच्छा यार इस टॉपिक में एक मजे की बात सुन लें, इस टॉपिक में ये नहीं होगा कि फोर्सिंग लॉसेस को आप P&L में डाल रहे होंगे। इस टॉपिक में जो भी लॉस आएगा वो OCI में ही जाना है, गेन आया वो भी, लॉस आया वो भी OCI में। उधर पता क्या होता था? उधर लॉस आता था तो पहले P&L में जाता था, इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर सब कुछ ही कहां जाना है? OCI। अगला साल कर लें, कोई मसला। बोले क्या लिखूं? 1 जनवरी 8, बोले तो BD 44। पहले यहां तक नोट कर लें सर। बिल्कुल अब आ सकते हैं। इसमें उंगली रखें, बोलें फॉर द ईयर, इसको बोलें एज ऑन। ये फॉर द ईयर है, ये एज ऑन। एज ऑन हम साथ साथ निकालते रहा करेंगे। अगला साल हो गया यार, टी काउंट तो पूरा कर लें। 31/12/8 को शेयर मोटा हो गया या सिर्फ महंगा हो गया? सस्ता हो गया। कितने रुपए का हो गया? और शेयर कितने पड़े हैं हमारे पास? वही 200 शेयर। लेकिन अब शेयर कितने का? 3600। बड़ी आसान सी काउंटिंग है ये IFRS 9 की। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मुझे खुशी आ रही है या गम आ रहा है? चाहे खुशी वो भी OCI में, चाहे गम वो भी OCI में। आप बता दें जी क्या लिखूं? फेयर वैल्यू रिजर्व, इसका नाम वही रखें, फेयर वैल्यू रिजर्व। बैलेंसिंग आ रहा है जी, बैलेंसिंग आ रहा है जी। लॉस आ रहा है जी, लॉस आ रहा है जी। कहां लेके जाने जी? OCI में लेके जाने। बता दें जी बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 800। ये वही है वर्सेस वाली कैलकुलेशन, 4400 वाली चीज 3600 पे चलेगी। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट कम होगी ना क्योंकि चीज सस्ती होगी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और लॉस डेबिट। 31/12/2008। हिम्मत करें एंट्री करवाएं। फेयर वैल्यू
रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो रहा है, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट कितने से 800 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 800 से। ट्राई करें ब्लू वाला कैलकुलेटर पे। अच्छा पहले मुझे ना फॉर द ईयर बता दे ताकि वो मैं इजी मार्क्स ले लूं। व्हाट इज फॉर द ईयर? फॉर द ईयर लॉस आया, इसको ब्लैक मार्कर से यहां पोस्ट कर देते हैं लॉस को ओसीआई में। फॉर द ईयर लॉस आ गया, क्लियर। आप बता दें मुझे क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अच्छा बैलेंस में मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है। इस कैरेट डाउन को मैंने बीडी बना लिया, क्रेडिट 900 का, 900 के क्रेडिट में डेबिट डालना है 800 का, इज इक्वल टू बता दें अगर 900 के क्रेडिट में 900 पिछले साल तक की खुशी थी, 900 पिछले साल तक की खुशी थी, इस साल का अपना लॉस 800, 900 पिछले साल तक की खुशी थी, इस साल का अपना लॉस, ओवरऑल क्या बचा हुआ है वो 100 क्या है, बैलेंसिंग खुशी, बैलेंसिंग खुशी। पुरानी खुशी का बैलेंस, इस साल का गम फॉर द ईयर 800। इन दोनों को जरा नेट करके बताएं, क्रेडिट बच रहा है डेबिट, क्रेडिट बच रहा है, तो बोलें जी क्रेडिट कितना बचा। ये एज ऑन टाइप चीज बन गई ना, अब ये एज ऑन टाइप चीज बन गई, तो बैलेंस शीट में अब कितना आ जाएगा 100। एक्सेलेंट, 100 की खुशी 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 खुशी, क्योंकि गम सिर्फ 800 आया था और पहले से खुशी कितनी पड़ी हुई थी 900। और ये बता दें फिगर कितनी है 36। अब आप तस्वीर खींच सकते हैं, सॉल्यूशन ए और बी का पूरा हो गया। तो समझने वाली चीज क्या थी, ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर एज ऑन। ले आओ यार इधर कैमरा, लाइट ऑन कर दो। यकम जनवरी 10 मैंने शेयर खरीदा 50 रुपए का, 31 दिसंबर 10 को इसकी फेयर वैल्यू हो गई 70 और 31 दिसंबर 11 को इसकी फेयर वैल्यू हो गई 68। ठीक है जी, ओसीआई वाले तरीके से एंट्रीज कर दें 2 मिनट में, ओसीआई वाले तरीके से 2 मिनट में एंट्रीज कर दें। 3 जनरल एंट्रीज हैं, 2 मिनट में कर दें, रिवीजन हो जाए जरा ओसीआई की। क्वांटिटी कोई नहीं है, बस शायद एक ही शेयर मैंने खरीदा है। 50 रुपये वाला शेयर महंगा होकर 70 का हो गया, फिर सस्ता होकर 60। बोले यार कितना, 50 का खरीदा, साल के एंड पे कितना का हो गया, फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग आया, गेन आया, कहां जाएगा कितना, ये तो क्वेश्चन था ना, ये सॉल्यूशन है। यकम जनवरी 11 बीडी 70, 31/12/11 सीडी 68, फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग आया, लॉस आया, कहां ले जाएंगे ओसीआई में, कितना 2। चलिए अब हम क्या कर दें इसकी जनरल एंट्रीज। यकम जनवरी 10 इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना 31/12/10, बोले बोले बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन कितना, ब्लू मार्कर यूज करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा।
बैलेंस चाहिए मुझे, बैलेंस चाहिए एज ऑन, क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो बैलेंस कितना हो गया 20, ऐसा ही है 31 12 11। ये 20 पे उंगली रखें, ये क्या है फॉर द ईयर, और ये क्या है क्योंकि पहला साल है ना, फॉर द ईयर एज ऑन बराबर है। आगे चलें, फेयर वैल्यू रिजर्व, रिजर्व रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में ले जाएं, और इन्वेस्टमेंट कितने से, बैलेंस था कितना 20, इस साल डेबिट कितना पड़ा 2 का, क्रेडिट में कितना बचा 18। अब बता दें जी फॉर द फर्स्ट ईयर कितना जाएगा ओसीआई में 20, और फॉर द सेकेंड ईयर फॉर द ईयर कितना जाएगा, बैलेंस शीट में पहले साल कितना जाएगा 20, और बैलेंस शीट में दूसरे साल कितना जाएगा 18। नोट करिए, तो लिख लें जनरल एंट्री में फॉर द ईयर आया करेगा और नीचे कैरी डाउन खुद निकाला करेंगे। जनरल एंट्री में फॉर द ईयर आया करेगा और ब्लू मार्कर से कैरी डाउन खुद निकाला करेंगे। कितने लोगों ने इसी तरह किया था आज का? ओके, इसको डाउन करो। पेज नंबर 175, पेज नंबर 175, पेज 175 पे एक डब्बा बना हुआ है, मिल गया डब्बा, नीचे नीचे डब्बा बना हुआ है, नहीं, दरमियान में जो डब्बा बना हुआ है, ऑप्शन 1 क्या है फेयर वैल्यू थ्रू, और ऑप्शन 2 क्या है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पहले ऐसा कर लेते हैं, ये वाला सारा पढ़ लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस पेड यानी फेयर वैल्यू, इनिशियल मेजरमेंट परचेज प्राइस पेड 16 रुपए, रिक्वायरमेंट एज इन में रखिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अच्छा इन शेयर्स पे डिविडेंड आ सकता था लेकिन आया नहीं था, महंगे हो गए थे, डिविडेंड आ सकता था। अगर डिविडेंड आ जाता शेयर्स पे P&L में ले जाते। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू विद गेन लॉस शोन इन P&L। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट एट, सब्सिक्वेंट एट विद गेन टेकन टू P&L। ये पहला मॉडल हो गया। तो वही जो मैंने आपसे आगे डिस्कशन की थी, डिस्पोजल को काट दें। अच्छा जी, अब कौन सा मॉडल मोहतरम? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू परचेज प्राइस पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट परचेज प्राइस पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। भाई चुप चुप रहो ना यार, सीए कराने दो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फिर क्या किया, यहां से ऐसे एरो खींचे, कैपिटलाइज होगी ना फिर तो, अब तो खर्चों में नहीं गई, P&L में नजर भी नहीं आएगी। डिविडेंड इनकम शोन इन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू विद गेन लॉस शोन इन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट 22 रुपए एंड एट 18 रुपए विद गेन या लॉस शोन इन। ये दो मॉडल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना एक तकरीबन 10 मिनट की एक मुकम्मल बहस है कि किस वक्त कौन सा मॉडल यूज करना है।
किस वक्त P&L में चीजों को रखना है, किस वक्त OCI में रखना है। उसके लिए आपने बड़ी तसल्ली से बात सुननी है। ये वाला मॉडल पहले वाला कौन सा था, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये वाला कौन सा मॉडल था, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, वाले साहब के साथ आप अक्सर जाते रहते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, सीधा होकर बैठता हूँ निकली हुई है, वाले साहब के साथ आप अक्सर जाते रहते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, और नहीं वो जैकेट यार तू सीरियस हो जाता है। अच्छा, तो वालिद साहब ने क्या किया, वालिद साहब ने कहा बेटा जब भी छोटा रूट होगा ना, छोटा रूट, हमारा काम तो पिंडी तक है सामान सप्लाई करने का, कभी गुजरांवाला में रास्ते में या भेरा में या इन जगहों पे भी सामान सप्लाई करना पड़ता है, तो जब भी पिंडी तक जाना ना हुआ, छोटा सफर हुआ, तब तो हमेशा हम जाया करेंगे GT रोड से। यानी इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं रखी है अबू ने मोटरवे की। अब आपने हुक्म की तामील करनी है, और छोटे सफर में कहां पे जाने, GT रोड पे जाने, छोटे सफर में बेटा जब जाना होगा पिंडी, जब जाना होगा, छोटा सफर बड़ा सफर, बड़ा सफर, जब जाना होगा लाहौर से पिंडी, कराची वाला हम चल लाहौर से रहे हैं, ऑनलाइन वाले कुछ और ना सोच रहे हो, तो लाहौर से पिंडी जाना ये लंबा सफर है, लाहौर से गुजरांवाला जाना, भेरा जाना, साहिवाल जाना ये छोटा सफर है। छोटे के बारे में क्या डिसाइड हुआ, पिंडी से पहले पहले अगर जाना हुआ हमेशा GT रोड, हमेशा GT रोड, कोई और बात नहीं है। और जो लंबा सफर होगा, लंबा सफर, उसमें ऑप्शंस हैं, अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना, उसमें ऑप्शंस हैं, या GT रोड या मोटरवे, बेटा उसमें मर्जी है तुम्हारी, GT रोड पे जाना चाहो GT रोड पे चले जाओ, मोटरवे पे जाना चाहो मोटरवे पे चले जाओ। लेकिन एक और बात सुन लो, अगर मोटरवे पे पड़ गए तो फिर तुम्हें GT रोड पे आने की इजाजत नहीं होगी, ये लिख लो लंबे सफर में। अगर एक बार डाल दी तुमने गाड़ी मोटरवे पे ना, फिर ये ना कहना कि मैं बोर हो रहा हूं, दाएं बाएं कुछ दिखने को नजर नहीं आ रहा, क्या बोरिंग सफर चल रहा है, फिर ये चक्कर नहीं होंगे, फिर इंशाल्लाह भेरा में जाके तुम्हें लस्सी पिला दूंगा मोटरवे पे रहते हुए, फिर मोटरवे से उतरने की ऑप्शन नहीं है। अगर ये बात जहन में आ गई है और बैठ गई है, फिर हम अगली बात करते हैं, इस बात को रिवाइज कर लें। जब भी पिंडी से कम सफर होगा यानी छोटा सफर, तो हमेशा, जब भी पिंडी तक सफर होगा तो दो ऑप्शंस हैं, नंबर 1, ये पास पेपर में अभी अभी लेटेस्ट भी टेस्ट हुआ है, अटेंटिवली सुने, और जब कभी लंबा सफर होगा तो कितनी ऑप्शंस, 2, या अगर मोटरवे पे पड़ गए फिर GT रोड पे वापस आने की ऑप्शन नहीं है। ये आपके साथ होता है। अच्छा जी, पेज नंबर 175 का टॉप, शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म, छोटा विजिट, शेयर्स फॉर छोटा विजिट, थोड़ा करीब के इलाके में जाना है, शॉर्ट टर्म सफर, शॉर्ट टर्म है, छोटा सा सफर है, या शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन होता है, यानी देखना मार्केट में जैसे महंगे हुए बेच देंगे। बस फिलहाल ये रखें, अगर शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, अगर छोटा सफर है, तो मैंने कहा था फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं मोटरवे की, फिर आपने गेन को P&L में लेके जाना है, GT रोड को P&L समझ लें, और OCI को मोटरवे, OCI को मोटरवे, और P&L को GT रोड समझ लें। मोहतरम, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदना, नियत ये हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद बेच दूंगा, साल 1.5 साल में ज्यादा अरसा नहीं रखूंगा, तो अगर आपकी ये नियत है ना पहले दिन से ही, तो इस नियत को इस मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको, और आप मजबूर हैं, स्टैंडर्ड हुक्म दे रहे हैं कि ये वाली अकाउंटिंग मॉडल एक्सेप्टेबल है, ये रिजेक्टेड है, इस मॉडल पे चलना पड़ेगा आपको। परचेज शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म, अब थोड़ा विजिट करने, नहीं बेटा थोड़ा विजिट आज नहीं है, आज तो हम पिंडी तक जाएंगे, मींस फॉर लॉन्ग टर्म। मोटरवे इलेक्टेड इररिवोकेबली एट स्टार्ट ऑफ विजिट, मोटरवे इलेक्टेड इररिवोकेबल होता है, कैंसिल नहीं हो सकता, मोटरवे इलेक्टेड इररिवोकेबली एट स्टार्ट ऑफ विजिट, यस, मोटरवे इलेक्ट कर ली है मैंने, यस। अब बेटा ये रिवोक नहीं हो सकती, ये वापस नहीं हो सकती, अब आप मजबूर हैं कि किस पे जाएं, मोटरवे इलेक्टेड इररिवोकेबली, नहीं अब मोटरवे नहीं पसंद, बेटा फिर आप किधर चले जाओ, तो मोहतरम इधर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या ऑप्शन है, अगर आपको मोटरवे पसंद है और आप ये स्टेटमेंट दो कि मैं मोटरवे से वापसी नहीं करूंगा, तो डाल दो मोटरवे पे, और अगर आप ये कहते हो कि मुझे मोटरवे पसंद ही नहीं, तो फिर आप शुरू से ही कहां डालो, GT रोड डालो। अच्छा, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की कि GT रोड पे डाल के मोटरवे पे नहीं आ सकते, तो ऐसी बात हमारे स्कोप में भी नहीं है, इसलिए मैं साइड को डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो इधर बता दें जी, ये वाला मॉडल आपने कब फॉलो करना है। अच्छा, जब आपने ज्यादा अरसे के लिए शेयर खरीदे हैं ना, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैंडेटरी कुछ नहीं। आप छोटा सफर था ना, तो ये मॉडल मैंडेटरी था। आप कौन सा सफर है, लंबे सफर में ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दो राहें, लंबा सफर यहां से शुरू करने लगे, नजर आ रहे हैं हाथ मेरे, लंबा सफर यहां से शुरू करने लगे, कितने राहें अवेलेबल हैं, 2 राहें अवेलेबल हैं, 2 राहें अवेलेबल हैं।
लंबे सफर में 2 रास्ते अवेलेबल हैं। अगर इस रास्ते पे पड़ गए बेटा तो चपेड़ें पड़ सकती हैं, वापस नहीं आएंगे। चाहे मोटरवे पुलिस खड़ी भी हो जाए, मोटरवे बंद हो गई है, हम मोटरवे पे जाएंगे, तू टेंशन ना ली बेटा, इधर से वापस नहीं आ सकते। तो यहां पे खड़े होके जब आपने सफर शुरू करना है, लंबा सफर, तो मोटरवे ऑप्शन इलेक्टेड इररिवोकेबली यस, तो बस फिर आप मोटरवे पे जाएं, फिर आप इधर वापस। और यहां पे खड़े होके अगर आप चूज करते हैं मैंने मोटरवे पे नहीं जाना, तो फिर जीटी रोड तो अवेलेबल है। तो लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स भी बोले पी एंड एल में गेन उनका जा सकते हैं। आपके पास चॉइस अवेलेबल है, डन। ये क्या मतलब है? फेयर वैल्यू डेजिग्नेट करना, पता है? डेजिग्नेट करना, किसी साइट पे लगाना, एक डिसीजन लेना। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेजिग्नेशन पसंद आ गई है हमें, लेकिन अगर पसंद आ गई तो ये नॉन कैंसिलेबल है। इररिवोकेबल मतलब नॉन, फिर ये नॉन कैंसिलेबल है। और ये डिसीजन कब लेना है? ये चलते चलते नहीं लेना, ये डिसीजन आपने कब लेना है? एट इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस वक्त खरीद रहे होंगे उस वक्त आप डिसीजन। और अगर ले लिया डिसीजन तो फिर इधर ही आप वापस। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैंने इस साइड पे डेजिग्नेशन नहीं डालनी, तो आपके पास ये वाला मॉडल स्टिल अवेलेबल है। अच्छा, अब जाके सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जो हम सवाल कर रहे थे, वही 16 रुपए वाला, 22 रुपए वाला। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग को रखें अंडरलाइन करके शॉर्ट टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म में चॉइस नहीं है माय डियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट टर्म में चॉइस नहीं है, ये देखें, शॉर्ट टर्म में चॉइस नहीं है, मजबूर हैं आप। गेन कहां जाने? इसलिए मींस हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। तो इसलिए बताएं आप पेपर में क्या लिख के आएंगे? जहां एफवी टीपीएल, एफवी टीपीएल। मजबूर हैं हम फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में जाएं, तो मजबूर होंगे एफवी टीपीएल से सॉल्व करने पे। डन, आगे बढ़ें। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ दिस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वही वाली इन्वेस्टमेंट, इज हेल्ड फॉर, लेकिन यार लॉन्ग टर्म पर्पस में डिविडेंड कमाना नियत होती है, शेयर बेचना पूछना नियत नहीं होती। लेकिन ये तो बड़ी ओपन सी बात है, लॉन्ग टर्म विजिट तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए एग्जामिनर बताया करेगा, ऐसे ओपन नहीं छोड़ेगा। लॉन्ग टर्म विजिट में बताया करेगा एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड, कर लिया हमने। किस वक्त? सफर शुरू होते ही। कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव पता है क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि डिफॉल्ट तो जीटी रोड अवेलेबल छोटे टूर के लिए भी है ना, बड़े टूर के लिए भी है, छोटे टूर के लिए भी जीटी रोड अवेलेबल है। एन, इधर से पढ़ें, एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड एट स्टार्ट ऑफ विजिट टू यूज ऑल्टरनेट रास्ता। ऑल्टरनेट पता क्यों लिखा है इसने ओसीआई के साथ? क्योंकि पी एंड एल तो दोनों सूरतों में अवेलेबल है ना, शॉर्ट टर्म में भी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म में भी अवेलेबल है। टू यूज ऑल्टरनेट रास्ता। ऑल्टरनेट रास्ता क्या है कहते हैं वो मैं बताता हूं। दैट इज इन्वेस्टमेंट आर डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। डन। अब जरा आपने मेरी बात गौर से सुननी है। अगर पेपर में आया थ्योरी का सवाल कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए शेयर खरीदने हैं, उनका क्या करें, आपने कहना उनका गेन कहां डाल दें? पी एंड एल में, बस खत्म होगी बात। अगर पेपर में आया सवाल थ्योरी का सवाल लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदें, उसका क्या करें, आपने दोनों बातें डिस्कस करनी है। आपने कहना है इफ at initial recognition FVTOCI designation is made irrevocably, then the gain will be taken to OCI. Otherwise, if this selection is not made, then P&L. ये तो थ्योरी के सवाल की बात होगी, थ्योरी का सवाल खत्म हो गया। अगर पेपर में आया न्यूमेरिकल, तो फिर आई क्या बता रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म वालों के साथ क्या सलूक करना है। आप बताएं, क्या लॉन्ग टर्म वालों के साथ सवाल ने सलूक बताया हुआ? अभी ये ना मेरे से पूछेगा अगर न्यूमेरिकल के सवाल में वो ना बताए तो क्या करना है, सबर करते हैं, कर लेंगे चीजें डिस्कस। तो बताते हैं जी, शॉर्ट टर्म वालों को हमेशा कहां फेंकना है? पी एंड एल में। लॉन्ग टर्म वालों में अगर सफर शुरू करते हुए ऑल्टरनेट रूट आपने पसंद कर लिया नॉन कैंसिलेबल का लफ्ज बोल के, तो फिर, वरना डिफॉल्ट कैटेगरी क्या मौजूद है? पी एंड एल। एक बात लिखने लगाऊं, पेन इस वक्त मेरे पास नहीं है भाई, ये इलेक्टिव है, यानी ये ऑप्शन है आपके पास, और ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। डिफॉल्ट का क्या मतलब है? यहां तो हमेशा ही जा सकते हैं ना, यहां तो टेंशन ही नहीं, ये तो डिफॉल्ट कैटेगरी अवेलेबल है ना, बाय डिफॉल्ट अब यहां तो जा ही सकते हैं जीटी रोड पे, जीटी रोड की तो टेंशन ही नहीं। ऑप्शन क्या एक और अवेलेबल है, लेकिन उस ऑप्शन पे जब आ गए तो जा नहीं सकते। ये इलेक्टिव है और ये डिफॉल्ट। पेन किधर है? पेन
पेज नंबर 376। खुशी की खबर, ये लाइन काट दें, ये लाइन काट दें यार। वो जो क्वेश्चन 1 कर रहे थे ना, उसी में आगे क्वेश्चन 3, पेज नंबर 377। सवाल को बेहतर करें, फिर इंशाल्लाह सवाल में कराता हूं। ऑन 1 मई 2017 कैंगरू लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? शेयर या कोई लोन वगैरह? शेयर, इक्विटी होते हैं शेयर्स। मेड फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट शेयर्स। यार परचेज प्राइस हमारे सवाल में ना, हमारे सवाल में परचेज प्राइस 3200 थी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दोनों डाल के मेरे ख्याल से 3500 बन रहा था, ऐसा ही। परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के, लेकिन इधर हमने 2 किस्म के शेयर खरीदे हैं। हमने किसी एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं और 7 फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और 7 कंपनी बी के शेयर भी खरीदे हैं। ये कितने के खरीदे? ब्रोकर को कितने दिए? 3। ये कितना आ गया टोटल? अभी वो डब्बा पढ़ के आए हैं, किसको क्या करना होता है, फेयर वैल्यू को क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, बैलेंस शीट डेट पे क्या करना है। ये 2 लाइनें पढ़ लें, अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ा जबरदस्त हो जाए। ये 2 लाइनें ए के बारे में हमने क्या सोचा है, इसको डेजिग्नेट कर दें एट एफईटीपीएल, इसको एफईटीपीएल में फेंक दें और बात खत्म होगी। तो जब डालना ही एफईटीपीएल में तो बात खत्म होगी। तो इन्वेस्टमेंट ए के बारे में क्या सलूक करेंगे? शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं उसने बताई, लेकिन खुद ही बता दिया इसको हम किस मॉडल पे रखेंगे, एफईटीपीएल में। वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी वाज इररिवोकेबली चूज कर लिया है सफर शुरू होते ही कि मेजर करेंगे इसको एफईटी। आप बता दें, शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगे ना, इस वजह से ऐसा किया होगा। तो इसको हमने कहां रखना पसंद कर लिया, ओसीआई में। डन। ये शुक्र है अच्छी एंट्री आ गई सवाल में। अक्टूबर में हमें पहली से भी डिविडेंड आ गया था, दूसरी से भी डिविडेंड। लेकिन ये डिविडेंड के बारे में याद रखिएगा, डिविडेंड तो सारे ही पीएनएल में जाता है ना, डिविडेंड याद रखिएगा पीएनएल में जाता है। शेयर का महंगा होना पीएनएल या ओसीआई में जाता है, डिविडेंड हमेशा दोनों कैटेगरीज का। एट 31 दिसंबर 17 साल के आखिरी दिन फेयर वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग काट दें, असल में वो कुछ बेची थी तो सवाल मैंने बदल दिया ना, आपको पता है, रिमेनिंग कलर्स काट देंगे। एट 31 दिसंबर 17 द फेयर वैल्यूज आर गिवन बिलो। इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी महंगी होगी ना, पता नहीं महंगी सस्ती हो देख लेंगे, बड़ी बड़ी महंगी हो गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल तो हुई नहीं, ये वो वाली वैरायटी मारने लगे जो वैरायटी IS 41 मारता था। अगर तुम बेचो, बेची नहीं है, एज ऑन पड़ी है, एज ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यूज आर गिवन। वो जो 22 रुपए और 18 रुपए भी दी हुई थी, मुझे 22 रुपए दी हुई थी अभी, तो साल के एंड पे बोले तो फेयर वैल्यू और, लेकिन यार इधर कॉस्ट टू सेल है, ये कॉस्ट टू सेल है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल अगर बेची। इधर कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि चीजों में से कॉस्ट टू सेल माइनस करनी है। इधर बता दें एज ऑन 31 दिसंबर का क्या मतलब है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या इनिशियल? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इस टॉपिक में किस पे होती है, माइनस कॉस्ट टू सेल तो नहीं लिखा हो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होती है बता दें। इस सवाल में हमने 2 चीजें नई क्या सीखी, डिविडेंड हमेशा, और दूसरी नई चीज क्या सीखी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर साल के एंड वाली दे दी तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इनकर हो गई है, डिस्पोजल पे होगी। और उसने फिर 105 में से शायद 2 माइनस करके भी कोई फिगर निकाली हुई है। तो इन फिगर्स को तो वैसे इन फिगर्स को हमें कटवा नहीं रहा कि ये सवाल का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इनको ऐसे कर देता हूं, इनको इग्नोर करना है, ये सवाल का पार्ट इनको रखिएगा प्लीज। समझ रहे हैं बातें, मिक्स नहीं कर देंगे। सवाल में से मैंने कौन सी एडजस्टमेंट कटवा दिया, सिलेबस में से जो निकल गई है 0.3, और इसको मैंने कटवाया है या सवाल में पड़ा रहने दिया है। लेकिन इसको इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि इसमें और IS 41 में एक फर्क है। IS 41 क्या कहते हैं, ईयर एंड पे किस पे रखो, और खरीदते भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखो। ये कहते हैं खरीदते हुए कॉस्ट पे रखो और ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू पे रखो। हो जाएंगी जी एंट्रीज, कितने मिनट में होंगी दोनों की, 5 मिनट करें। इन्वेस्टमेंट ए की एंट्रीज अलग करें, बी की अलग करें। एक ही साल है हमारा 2017 वाला, 5 मिनट लगाइएगा। किसी को एंट्रीज में मसला है तो भाईजान ये
सारा तरीका अवेलेबल है, किस एंट्री का क्या करना है, किस एंट्री का क्या करना है। 5 मिनट दे रहा हूं आपको, ज्यादा टाइम इंशाल्लाह हो जाएंगी। पहले ए की एंट्री सेलेक्ट करें, फिर बी की एंट्री सेलेक्ट करें। डिविडेंड का सवाल खामोश हो, अर्न होकर रिसीव हो गया होगा या रिसीवेबल होगा? रिसीव हो गया होगा। डिविडेंड की एंट्री क्या पड़ी थी इंट्रो की क्लास में? कैश डेबिट, डिविडेंड, इनकम, क्रेडिट मिल रहे हैं हमें। ये लफ्ज़ ना लिखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट, लिखें एक्सपेंस डेबिट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट नहीं, लिखें एक्सपेंस डेबिट। अच्छा यार, अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना लें। हो गई एंट्री, तो हाथ खड़ा कर दें जी। 5-10 लोगों की हो गई हैं। दो सालों का सवाल है या एक ही साल में दो किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आ गई? 2 सालों का सवाल नहीं है, एक ही साल में 2 किस्म के शेयर आ गए। होगी पीएनएल वैसे भी बन गया। मैं बरमला कह सकता हूं कि 90% लोगों ने ब्लू मार्कर से नीचे बैलेंस एज ऑन लिखना भूल गए होंगे। ब्लू मार्कर से बैलेंस एज ऑन वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन एज ऑन तो लिख दो ना, एहतियातन आदत तो पड़े ना। 7 बजे तक सवाल पड़ा, अल्लाह उसको नरीना। अच्छा जी भाईजान प्लीज। अच्छा जी, पहला मॉडल क्या कहते हैं? इसको तो छोड़े ना यार, इसको तो एक छोड़ें। पहला मॉडल कहते हैं इसको एक्सपेंस आउट करना है, और दूसरे मॉडल में इसको हमने कैपिटलाइज करना है। इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट बी। वैसे बेहतर है दोनों की साथ साथ एंट्रीज भी चला सकते हैं, लेकिन मैं दोनों की एंट्री जो है वो अलग अलग साइड पे कर रहा हूं जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कितने से, और कैश क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला एक्सपेंस और कैश कितने से? 2 से। इन्वेस्टमेंट बी 150 हम 3 पे कैपिटलाइज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी कंपनी डेबिट 100 जमा परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डिविडेंड आ गया है 12 रुपये और 9 रुपये। It will always go to डिविडेंड हर कैटेगरी का पीएनएल में जाएगा। हाँ बेहतर है साथ साथ लिख करो जी। ये कहते हैं समर को वर्सेस वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर को वर्सेस वाली कैलकुलेशन कहाँ कहाँ होती है? 31 दिसंबर को वर्सेस वाली कैलकुलेशन IAS 40 में भी होती है जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी महंगी हो जाए, और IAS 16 में भी होती है जब एसेट रीवैल्यू हो जाए, और IAS 21 में भी होती है जब डेटर क्रेडिटर को ट्रांसलेट करना हो, और IAS 41 में भी होती है वर्सेस वाली कैलकुलेशन। तो ईयर एंड के ऊपर हमें चीजों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ता है। ये टी अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप लोग ना बनाएं और वैसे ही आप गेन लॉस निकालने एक्सेप्टेबल है जी। पहली वाली किस पे पड़ी है? 100 पे। ये मेरे भाई दूसरी वाली किस पे पड़ी है? 153 पे। 100 वाली को किस पे ले जाना है? फेयर वैल्यू पे, या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और दूसरी को भी फेयर वैल्यू।
मुझे कैसे पता चला? ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन है, एज ऑन अंडरलाइन एज ऑन। ये किस पे ले जानी है? और ये 130। फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग आया, कहां जाएगा? इधर फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, फेयर वैल्यू रिजर्व लॉस लिखना है भाई, इधर फेयर वैल्यू रिजर्व, और ये आएगा बैलेंसिंग, और ये जाएगा ओसीआई में, और इसका नाम होगा लॉस। कितना? 20। डेबिट फेयर वैल्यू गेन, असल में इस चीज के असल नंबर होंगे P&L, फेयर वैल्यू गेन P&L में। इन्वेस्टमेंट, इधर कोई एजन शैजन चलाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट B, फेयर वैल्यू ब्लू मार्कर, लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द, साथ ही लॉस एज ऑन, तो बैलेंस एज ऑन, क्रेडिट नहीं है, लॉस है, डेबिट बैलेंस है कितना? अच्छा, रिजर्व्स का डेबिट बैलेंस बड़ी अजीब सी चीज होती है, लॉस टाइप की चीज। हाँ डेबिट, ना यार, ये P&L वाली हैं, ये P&L वाली हैं, इनको इससे मिक्स ना करो। P&L की जगह छोटी है 2000, चले बस चुप रहे। बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ए और बी, अच्छा एक चीज आती है इक्विटी के अंदर, फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन -23, एज ऑन है, ये तो फॉर द ईयर है ना, ये एज ऑन। अच्छा जी, P&L में इधर से देखना शुरू कर दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तरतीब से चलें, कोई जल्दी नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस जाएगा इन्वेस्टमेंट से पे, 2 का डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम ए की जाएगी 12। तरतीब से चल के जा रहा हूं, चला गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, यार तरतीब बताया ना चीजों की। ये गम हुआ है शेयर खरीदने पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे सर पे पड़ गई। ये खुशी हुई है डिविडेंड आने पे, ये खुशी हुई है शेयर महंगे होने पे। फेयर वैल्यू ए के ऊपर पॉजिटिव, ये तो बैलेंस शीट में है दोनों चीजें। ये कैश, डिविडेंड इनकम बी की पॉजिटिव। फॉर द ईयर लॉस कितने? ये ओसीआई में जाना होता है, ये बैलेंस शीट में जाना होता है। फॉर द ईयर लॉस 23। फेयर वैल्यू लॉस इन्वेस्टमेंट बी का, भाई थोड़ा सा सर नीचे करना, थोड़ा सा
अब ऑब्वियसली 2 मिनट रह गए हैं, हमें होमवर्क में कुछ एडजस्टमेंट्स डिलीट करवानी पड़ेंगी और साथ उनकी जनरल एंट्रीज भी डिलीट करवानी पड़ेंगी, तो इसलिए जरा थोड़ा सा किताब खोल लें अटेंटिवली और होमवर्क बस देख लें। पहला जी आपका होमवर्क है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 मैंने देना था लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है, छोड़े पड़े। क्वेश्चन 4 पे आ जाएं यार, इसी से अगला पेज नंबर 378 होमवर्क। जरा देखते जाइएगा, माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, आपको समझ आ जाएगी बात। मैं सेल वाली एंट्री काट रहा हूं, डन। साथ साथ तसल्ली से मेरे देख के काटते रहें, काट दीजिए सेल वाली एंट्री, डन। सवाल से निकाल दी, P&L से भी ये सवाल सॉल्व करना है और CCI के स्टडी टेक्स्ट का सवाल है, और इसमें लास्ट एंट्री काट दें। हाँ गुड, लास्ट एंट्री काट दें, डिस्पोजल की है शायद, ठीक है जी। वर्किंग्स में आए, आखिरी साल का टी काउंट काट दिया जी, आखिरी साल का टी काउंट। अब पार्ट बी शुरू हो गया, इसमें ये दोनों एंट्रीज काटनी है भाई, आखिरी 2 एंट्रीज काट दें। फिगर्स देख लो ना यार, ये 48 वाली और 8600 वाली फिगर्स देख लो, समझ गए होंगे आप, ये भी काटने। अच्छा, क्वेश्चन 4 होमवर्क में हो गया, इसमें 15 मिनट लगेंगे आपके, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन 6 लिखे होमवर्क में, वो एक मिनट यार, ये एक मिनट देख तो लो ना, पढ़ तो लो। अ कंपनी इन्वेस्टेड इन 20,000 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 21 पर शेयर। देखो इसमें डिस्पोजल तो कहीं नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर इतने, एट 31 दिसंबर द शेयर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने। द शेयर्स आर हेल्ड फॉर, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज और P&L बनाए, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड इफ देयर वर नो प्लान टू सेल, अगर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इफ देयर वर नो प्लान टू सेल एंड एंटिटी हैज डिसाइडेड टू डेजिग्नेट दिस शेयर्स एट, आ जाके फिर वही बात होगी, दोनों तरीके से सॉल्व करना है। तो इस सवाल पे कितने मिनट लगेंगे? 1-2 मिनट। तो इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कटवाने की भी जरूरत, क्योंकि इसमें शेयर बिक नहीं रहे, क्लियर। तो इस सवालों पे कितना टाइम लगेगा? इन 2 सवालों पे 10-10 मिनट इन दोनों सवालों पे लगा दीजिएगा, 27 मिनट डिस्कशन अटेंड करने पे। IAS 37 का क्वेश्चन 1।